Martin Luther King once said that injustice anywhere is threat to justice everywhere. सो अगर कहीं पर भी हल्की सी भी नाइंसाफ़ी हो रही है तो इसका मतलब है कि वो पूरी दुनिया में इंसाफ के लिए ख़तरा है। और ये जुमला म्यांमार के राखीन सूबे में होने वाली रियासती कार्रवाइयों पर बिल्कुल फिट बैठता है, जहाँ पर लाखों रोहिंग्या मुसलमान उनको उनको ज़मीन से महरूम कर दिया गया। 8 साल गुजर गए हैं, 15 लाख अफराद अभी भी बेघर हैं और वो बांग्लादेश के कैंप्स में रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आलमी निज़ाम इसके ऊपर खामोश क्यों है? इंसानी हकूक़ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्यों आपको बेबस नज़र आती हैं? इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो पता चलता है कि अगस्त 2017 में म्यांमार की जो फ़ौज है, तत्माडाव जिसको कहा जाता है, उन्होंने एक ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट किया और वो ग्रैंड ऑपरेशन था ऑन एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़। लेकिन इसकी आड़ में उन्होंने एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर इंसानी हकूक़ की पामाली की। उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम्स माइनॉरिटी वहाँ रह रहे थे, वहाँ उनको हज़ारों लोग उनमें से मारे, गाँव जलाए, ख़वातीन की बेहरमती की और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई। सो बाय सो यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक जेनोसाइड कहा, लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश रही। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे बात नहीं कर रही थी। इसके पीछे हमेशा रीजंस होती हैं कि क्यों वो ऐसे कर रहे थे। डेफिनेटली उनके पीछे उनकी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज होते हैं, स्टेट का अपना इंटरेस्ट भी उसमें शामिल होता है। बहरहाल जब बात करते हैं हम म्यांमार के उस माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो उसमें से जो बच जाने वाले लोग थे वो वहाँ से निकले और फिर वो बांग्लादेश आ गए। बांग्लादेश बिल्कुल करीब है म्यांमार से। अराउंड उनकी जो डायरेक्ट बॉर्डर लाइन है वो 271 किलोमीटर्स का उनका उसका डिस्टेंस है। और जो क्लोजेस्ट उनके पॉइंट्स हैं, जैसे बांग्लादेश में कॉकेसस बाज़ार है और राखीन स्टेट है म्यांमार में, वो तो फ्यू माइल्स अवे हैं। तो वहाँ से वो निकले और वो आकर वो बांग्लादेश में सेटल डाउन हो गए। अब रहे ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको ऑब्जर्व कर रही थी। यूनाइटेड नेशंस ने इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। UNHCR इदारा है बाकायदा, जिन्होंने उनको प्रॉपर वहाँ पे सेटल डाउन करने में बांग्लादेशी गवर्नमेंट की हेल्प की। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम है, जिन्होंने वहाँ पे उनके लुक आफ्टर किया उनकी फूड का। लेकिन कितना अरसा आहिस्ता आहिस्ता फिर अब ये सिचुएशन आ गई है कि बांग्लादेश की मईशत, उसकी सिक्योरिटी और उसका इकोसिस्टम इससे डिस्टर्ब हो रहा है। और सियासती सूरत हाल तो हमें सबको उनकी पता है। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की जो निगरान हुकूमत है, उन्होंने अभी रिसेंटली फिर अवामी बरादरी से ये रिक्वेस्ट की है कि हम यानी बांग्लादेश जो है, हम अकेले अब इन रोहिंग्या मुस्लिम्स का बोझ नहीं उठा सकते हैं, आपको हमें इसमें हेल्प करना होगी। ठीक है, ओके, हेल्प बहुत ज़रूरी है करना, लेकिन क्या वो इस सिचुएशन में राज़ी भी हैं कि वो ये हेल्प कर सकेंगे? स्पेशली अगर हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन UNHCR और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कैंप्स में प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंस, वो अराउंड $12 पर मंथ कर रहा है पर पर्सन, जो कि बहुत कम है। और बैक एट होम म्यांमार के अंदर अभी भी वही डिक्टेटरशिप कायम है, अभी भी वही स्ट्रॉन्ग जर्नल रूल है, जिसके अंदर इन लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं है। तो आप उनको वापस भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है, ठीक है। लेकिन आप इनको बहुत अरसा अपने मुल्क में भी नहीं रख सकते हैं, बिकॉज आपकी अपनी मईशत, आपके इकोसिस्टम, आपका जो आपके सोशल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है उससे। तो ये एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसमें से निकलना ज़रूरी है बांग्लादेश के लिए, बिकॉज अब उनको ये लगता है कि नाउ इज़ द टाइम कि अब हमें इस पे कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। ICC ऑल्दो कि इन सारी क्रिमिनल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर म्यांमार में फ़ौजी जनता की, उसको ऑब्जर्व कर रही है, उसके ऊपर उनकी रिकमेंडेशंस भी आई हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आया। तो इन लोगों को अगर वापस भेजा जाता है तो ये भी उनकी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है, ठीक है। और जो आसियान का वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, आसियान की जो ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी भी इनके लिए नहीं लेकर आई। तो ये लंबो है, इसमें कोई आपको वो नज़र नहीं आ रहा, कोई इसका आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। फिर हम इसको ये देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या है, कि चाइना की स्ट्रैटेजी इसमें क्या है। चाइना की हैवी इन्वेस्टमेंट है म्यांमार के अंदर। म्यांमार में जितनी भी बंदरगाहें हैं, एनर्जी पाइपलाइन है, उनमें बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग है, बिकॉज BRI के अंडर वो रीजन जो है वो चाइना की सुपरविजन में है। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस में फिर चाइना क्या कर रहा है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो कर देता है हर उस फैसले को जो कि म्यांमार की हुकूमत पर दबाव डालता है, बिकॉज चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं।
اور اگر ہم انڈیا کا اس میں دیکھتے ہیں سینیریو، تو انڈیا کا بہت ہی کیئرفل اور بہت ہی بیلنسڈ اپروچ ہے وہ اس میں، کہ ان کے تعلقات تو ہیں میانمار کی حکومت کے ساتھ، اور وہ صرف اس حد تک ہے تاکہ جو شمال مشرق کی علیحدگی پسند جو تحریکیں ہیں ان پر قابو پایا جا سکے، لیکن وہ روہنگیا مسلمس کے واپس آنے کے بعد انڈیا کو یہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ کسی قسم کو اس کو اپنی انٹرنل سیکیورٹیز کی کوئی سچویشن نہ فیس کرنی پڑے، تو پھر وہ اس پہ بہت کیئرفل اپروچ ہے اس کی۔ بنگلہ دیش تو سفر کر ہی رہا ہے، کیونکہ اب دیکھیں اگر آپ کے پاس آؤٹ سائڈرز آ کر رہ رہے ہیں، ریفیوجی اسٹیٹس ہے ان کے پاس، لیکن آپ ان کو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں ناکام ہیں، تو ایونچولی وہ بہت ساری ایلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ یہی حال بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے کہ وہاں کی معیشت اور دباؤ کا شکار ہے ہی، اوپر سے وہاں پہ سیکیورٹی کے بھی بہت سارے تھریٹس ہیں، ڈرگز ہیں، ویپنز اینڈ بہت ساری سیپریٹسٹ گروپس وہاں پہ، ان کی اسمگلنگز، ہیومن اسمگلنگ اسپیشلی بہت ایکٹیو ہو گئی ہے وہاں پہ۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی سینیریو ہے جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے نظریں ہٹا لی ہیں اس مائنورٹی گروپ سے جو کہ بنگلہ دیش میں ایز اے ریفیوجی سیٹل ڈاؤن ہے، کیونکہ ان کا یہ کوئی کانکریٹ سلوشن نہیں ہے اس مسئلے کا۔ اب اس سینیریو کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں سے ٹیک اوے کیا ہے؟ ٹیک اوے یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو ایک بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہیومن سیکیورٹی فریم ورک کتنا ہی اسٹرانگ آپ کو کیوں نہیں لگ رہا، آپ کو ایسا کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیشہ ہیومن ایفرٹ کی بات کرتی ہیں، ہیومن ایگزسٹنس کی، اس کی ڈگنیٹی کی، اس کی جس میں بیسک نیسیسٹیز، فوڈ، ایجوکیشن، ہیلتھ، سروائیول، یہ سب کچھ کی بات کی جاتی ہے، اور اس کا بہت ایمفسس بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر طاقتور ریاستی ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل سوسائٹی جو ہے وہ متفق نہیں ہو رہی ہے، تو وہ پھر وہاں پر چاہے وہ ہیومن ڈیزاسٹر کتنا ہی زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کا کوئی سلوشن سامنے نہیں آتا۔ آپ نے غزہ کے سینیریو میں بھی دیکھ لیا کہ غزہ میں کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمان جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اور ابھی تو پچھلے 3 سال سے تو ایک کمپلیٹ جینوسائڈ کی کنڈیشن ہے غزہ کے اندر۔ تو اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن آ بھی چکا ہے 1967 کا، بٹ اسٹل یہاں پر آپ کے پاس نہیں ہے موجود کسی قسم کا حل، اور یہ وہ حل ہے جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ماننا نہیں چاہ رہی ہے۔ سو جو نسل در نسل بنگلہ دیش میں بھی جو پناہ گزین ہیں، اب ایونچولی ان کا کوئی کانکریٹ سلوشن سامنے آنا چاہیے، اور یہ کانکریٹ سلوشن اگر سامنے نہیں آئے گا تو یہ خطہ پورا جو ہے، یہ پورا علاقہ جو ہے یہ عسکریت پسند بن جائے گا، بیکاز آپ جب لوگوں کو ان کے بیسک رائٹ نہیں دیتے ہیں تو ریزنٹمنٹ سامنے آتی ہے، اور پھر اس ریزنٹمنٹ ملیٹنسی میں تبدیل ہو جاتی ہے بہت سارے سینیریوز میں۔ تو یہاں پہ بھی اسی سچویشن کا خطرہ ہے جس کی طرف بنگلہ دیش بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹینشن لے کر آنا چاہ رہا ہے۔ پلیز لیٹ می نو اباؤٹ یور اوپینین آن دس میٹر and like this video and subscribe the channel. My name is Dr. Gulyasha Bhatti, and in the next video we are going to decode another international news. Thank you.